नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट के लिए 2 दिन बचे हैं, तो आप इस ठंड समय में इस समय हिंदी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो संपूर्ण जो भी हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत परीक्षाओं में, तो वो इस क्लास में हम देखेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों जरूर देखिएगा। पहला अपना जो टॉपिक है भाषाई कौशलों का विकास, इनसे जुड़े हुए सारे सवाल हम देख लेते हैं। टॉपिक वाइज देखेंगे, एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, मैराथन क्लास होगी। पहला सवाल है कि जो भाषा कौशल है उन कौशलों की संख्या कितनी है। मैं फटाफट आंसर बताऊंगा। भाषा कौशल है, उन भाषा कौशलों की संख्या है वो 4 है। ये आरटेट L1 2012 का क्वेश्चन। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा माना जाता है, तो ये सारे मुख्य कौशल है, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। ये रीट L1 2015 का सवाल। भाषा कौशल है वो क्या है, भाषा कौशल है वो दक्षता प्राप्त करना। 2017 में रीट L1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, तो वह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। रीट लेवल 2 2015 का सवाल। भाषा कौशलों में से जो अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं, बोलना और लिखना या अभिव्यक्त करना है। रीट L1 2021 में ये पूछा जा चुका सवाल। अनुलेख है वो किस भाषा कौशल से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अनुलेख लेखन से संबंधित है। रीट L1 2021 में पूछा गया सवाल। सस्वर वाचन का गुण है वो उचित ध्वनि निर्गम। रीट L1 2021 में सवाल। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, तो वो सत्य है कि मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। रीट L1 2021 का ये सवाल। बहुत अच्छे क्वेश्चन मित्रों। इनमें से द्रुत वाचन है वो किसका प्रकार है, द्रुत वाचन मौन वाचन का प्रकार है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें। अनुलेख सस्वर बोल कर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसा कि आदर्श लेख में हो। 10 का ऑप्शन डी, ये सारे विकल्प है वो सही है। अगला सवाल है, जो जैकटॉट विधि है उसमें किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है। जैकटॉट विधि या बोनस दिया गया। इस क्वेश्चन बोनस दिया गया। रीट लेवल 2 2021 का ये सवाल था। सोसर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है, बोलकर किया जाता है। इससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। संपूर्ण डिवीजन मित्रों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिंदी शिक्षण शास्त्र के किस प्रकार सवाल बनते हैं आपको पता चलेगा, तो जरूर इस क्लास को देखना है। निम्न में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है वो है कहानी सुनाना और सुनना। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है, तो वो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। रीट लेवल 2 2021 का सवाल। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना। ये सारी गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए, तो ये सारे उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए हैं। रीट लेवल 2 2021 का सवाल। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है वो होता 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। रीट लेवल 2 2021 का सवाल। तो वो शिशु स्तर पर सबसे बड़ी समस्या होगी। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं, किसी भी आकार के वो बना सकते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है। गद्य शिक्षण प्रत्यक्ष विधि नहीं है। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्न में से सही तरीका है बाल साहित्य पढ़ना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन मित्रों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है वो है अभिनय प्रदर्शन। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, इसका ध्यान रखना है। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है वो है अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना के अशुद्धियों को दूर करते रहे। अगला सवाल है कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है कि पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। सर्वप्रथम
सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लिखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कही गई है। रीट L1 2021 में सवाल। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होती है, वो होती है सी और डी, दो आंसर दिए गए। कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। रीट L1 2021 में ये सवाल आया। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक पूर्ण होना चाहिए। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है दोनों में, यानी कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। नाटक का संबंध है वो किस ज्ञानेंद्रिय से है? कान और आंख से। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? श्रवण कौशल का। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है वाद विवाद। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है वह परियों की कहानियाँ। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? प्रतिलिपि का। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा से। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है वो है उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षा में करना चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर हो जाना चाहिए। साइलेंट रीडिंग है वो किसकी रचना है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन ब्राइन की रचना है ये। सुर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन। मौन वाचन है वो कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से। ये रीट लेवल सेकंड 2015 का सवाल। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग। ये दोनों हैं, ए और बी। मौन वाचन मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो ये तीनों से हो सकता है, पूर्ति परीक्षा से, सत्य परीक्षा से, बहुविकल्प परीक्षा से। मौन पठन का लाभ है वो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना वो कहलाता है मौन वाचन। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। आर्ट एट L1 2012 का सवाल। द्रुत पाठ है वो क्या है? द्रुत पाठ इसमें बोनस दिया गया। मौन वाचन का प्रकार है द्रुत वाचन, मौन वाचन का प्रकार होगा। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है वो है मौन वाचन। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है महात्मा गांधी ने। और ये रीट L1 2017 का सवाल है, बहुत अच्छा ये सवाल है। लिखाई का कार्य है वो पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है वो किया है श्रीमती मॉन्टेसरी ने। यह दोबारा सवाल रिपीट हुआ 2017 में, 2021 में आया, 2017 में आया। तो इस प्रकार मित्रों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सवाल रिपीट होने की संभावना बनती है इस बार में। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है वो है लिखना। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन का। लेखन कला का विकास होता है अभ्यास से। बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है कि लेखन संबंधी उनकी जिज्ञासा उत्पन्न करना। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से। लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? वाद विवाद। असंगत शब्द है, ये बोनस दिया गया। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है तो इस सभी वृद्धि कर सकते हैं। शब्दकोश का उपयोग करना है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करना है। भाषा दक्षता यानी कौशल का विकास किया जा सकता है सभी प्रकार से, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। भाषा प्रयोग एक कौशल में संबंधित पक्ष कौन सा नहीं है? भाषा ज्ञान गम्य है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? जलवायु कोई अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं बनती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है श्रवण, फिर अनुकरण, फिर निरीक्षण द्वारा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, प्रारंभिक स्तर पर यह उपयुक्त है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। गद्य शिक्षण में शब्द अर्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। यह रीट L1 2017 का सवाल।
संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में तोड़कर सिखाया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया? रीट L1 2017 का सवाल है। तोड़ना तो वाक्य शब्द विवरण, ऑप्शन बी होगा इसका 70 का। ऑप्शन ए वर्ण शब्द वाक्य संश्लेषण विधि। हाँ, ये विश्लेषण विधि की पहचान है। विश्लेषण तोड़ रही है, संश्लेषण जोड़ रही, तो वर्ण शब्द वाक्य 70 का ऑप्शन ए। 71वां क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण की ओर चलता है। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है, मधुर भाषा, कर्कश भाषा, ये 2 भाषाएं हैं। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहा जाता है? लेखन विधि कहा जाता है उनको। वाचन कौशल का उद्देश्य है, ये सभी उद्देश्य है, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना, सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग और बालकों का उच्चारण शुद्ध करना। निम्न में से वाचन कौशल की विधि कौन सी नहीं है? विधेयात्मक विधि नहीं होती है, वर्णमाला होती है, अक्षरबोध होती है, ध्वन्यात्मक पद्धति होती है। समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करने से बचना है। रूपरेखा अनुकरण विधि है, वो है लेखन कौशल की विधि है। बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं भाव और विचार। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि स्वरों का आरोह और बलाघातों को समझ सके, बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके और भाषा संबंधी अभिव्यक्ति को विकास हो सके। ये सभी नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो बच्चे ग्रहण करते हैं भाषा की बुनियादी संरचना को। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जा सकती है सुनने और बोलने में। सुलेख से तात्पर्य क्या है? सुलेख का मतलब है सुंदर लेख। स्कूल में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ये भी करना है, कहानी सुनानी है, विभिन्न घटनाओं को सुनाना है और कविताएं सुनानी है। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गहन अर्थ ग्रहण करना। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है सुनना और बोलना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल अंतर संबंधित है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर। निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना कोई मुश्किल पैदा नहीं करता है। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अर्थ ग्राह्यता में तीव्रता लानी चाहिए। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। और ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल की उस अभ्यास कराया जाता है। ये कौन सा अध्यापन प्रणाली है? ये सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली है। इस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है मौन वाचन में। अब भाषा शिक्षण की विधियाँ, सेकेंड अपना टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधियाँ। इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला सवाल है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? पारखास्ट ने। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, भाषा के व्याकरण और साहित्यिक शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती है? सामाजिक पर्यावरण से। रीट L1 2021 का ये सवाल। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है, वो उसकी सीमा क्या है, दोष क्या है? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली जो बनी कक्षा है उसमें अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें से कौन सा प्री-विकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक प्रायोजना। रीट L1 2021 का सवाल। इनमें से जो अशुद्ध वर्तन है उसका कारण क्या है? व्याकरण का अधूरा ज्ञान। फिनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है, इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वासवर्थ ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति
प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई, ये सभी कथन है वो सत्य है। अगला सवाल है, संरचनात्मक उपागम है उसका अन्य नाम क्या है? वाक्य गठन उपागम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल और उनकी रुचियों और अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करना। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है? बच्चों का बाग। निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का कौन सा साधन नहीं है? लघु गुणक सारणी मातृभाषा का शिक्षण का साधन नहीं है। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है खेल विधि। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो वाक्य बालक के किस काल के लिए ये कहा गया है? वो है किशोर काल। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। ये रीट लेवल सेकंड 2021 का सवाल। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? रीट लेवल सेकंड 2021 का क्वेश्चन। क्रीड़ा व्यायाम वो नहीं आएगा, साहित्य को नहीं बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, निम्न से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है बेसिक शिक्षा। निम्न में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है वर्णों की अधिकता। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है इनमें से ये सारी विधियां हैं अनुकरण, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है ये सभी है। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ये प्रोक्स विधि के संबंध में कहा गया है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है परीक्षा विधि। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, बोनस दिया गया। नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो है गीत और नाट्य प्रणाली। ऑप्शन ए आएगा 25 का, या ये सभी हो सकता है। ऑप्शन ए यही है, व्याख्या प्रणाली नहीं आएगी। योजना शिक्षण विधि में प्रवर्तक है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। रीट L1 2017 का सवाल। रंगमंच अभिनय विधि है। नाटक की उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, कौन सा? अनुवाद। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? फ्रोबेल के अनुसार। कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली भी उसको कहा जाता है। रीट लेवल सेकंड 2017 का सवाल। निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है उद्देश्य निर्धारण। भाषा शिक्षण के श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? हस्तलिपि सुधारना ही उद्देश्य नहीं होगा। श्रुत बोध में रेफ संबंधी अभ्यास कौन सा नहीं है? कबूतर। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। ये कथन किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का ये कथन है। रीट लेवल सेकंड 2017 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। भाषा है वो अर्जित संपत्ति मानी जाती है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? अवलोकन की भूमिका सबसे अधिक है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है शुद्ध उच्चारण। भाषा में बिंब के प्रकार कितने हैं? बोनस दिया गया, बिंब भाषा में 4 है। बिंब 4 है, लेकिन ये बोनस पता नहीं क्यों दिया गया। बालक परिवार में रहकर किसी भाषा सीख जाता है?
बोलचाल की भाषा सीखता है। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? रचना के 2 रूप हैं। रचना शिक्षण में मुख्य रूप होते हैं, 2 होते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला सवाल है, कौन से शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। यह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में। निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना जनतंत्रात्मक है? परियोजना व्यूहरचना। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण ये WS किलपैट्रिक द्वारा किया गया, ये सही नहीं है। आगमनात्मक अधिगम जेस ब्रुनर का है। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवेक का है। ह्यूरिस्टिक विधि HRM स्ट्रॉन्ग की है। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रशिक्षित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? व्यास प्रणाली या विधि में। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा। भाषा शास्त्र प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है व्यावहारिक ज्ञान पर। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इनमें से वाचन गति का विकास ये श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का ये कथन है वो है थॉमस एंड रिस्क का ये कथन है। अगला सवाल है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी को भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो भाषा शास्त्र विधि के बारे में कथन है। द्विभाषा पद्धति का कौन सा सत्र नहीं है? प्राथमिक कक्षाएं। समवाय प्रणाली शिक्षण होता है गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? साख्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये सही नहीं है। बाकी सत्य कथन भी देख लो। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों और दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में जो सीतावाद्य है इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? इनमें से भाषा शास्त्र विधि। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कोल्डवेल कुक को। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में है? प्रॉक्स विधि के संदर्भ में है। पठन आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि है देखो और कहो विधि। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर। अगला सवाल है, रसास्वादन विधि आधारित है, रस पर आधारित है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया था मॉन्टेसरी ने। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? व्याख्यान विधि। किस शिक्षण विधि में छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं जिससे वह भाषा के शुद्ध रूप को जान सकें? भाषा शिक्षण विधि में। कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? ये सारी पद्धतियाँ। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? मौन वाचन। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्णों की सही पहचान के क्षमता उत्पन्न करना। प्राथमिक स्तर पर समाज शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है गद्य शिक्षण का। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? गीत और अभिनय प्रणाली। वर्णनात्मक कविता है उसके शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? शब्दार्थ कथन प्रणाली। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है किस पर? विशेष बल दिया जाता है बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? तो संस्कृत से आई है। सुकरात का शिक्षण आयु है वो किस प्रकार का है? प्रश्नोत्तर है। योजना विधि का जन्मदाता इनमें से है जॉन ड्यूवी। किस विधि से शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्यान विधि में। नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कहानी विधि में। अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि में। दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है किसमें? उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा
बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। ये कथन किसका है? गिब्सन का कथन है और ये बहुत अच्छा कथन है, ये आ सकता है एग्जाम में। बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? कहानी विधि से। जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है दृष्टिहीन बालकों को। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त क्या रहेगा? अनुलेख लिखना। वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि। पठन आरंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? चित्र विश्लेषण। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? खेल पद्धति को। इस विधि का संबंध अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों से है, स्वर उच्चार विधि। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है वो है, ये सभी खेल विधि पर आधारित है, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक और किंडरगार्टन। अब आगमन विधि से जुड़े हुए संपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और यहाँ से सवाल ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ती है। आगमन विधि के रूप है, 2 रूप है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। सही सम्मिलित करना है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। गद्य शिक्षण है वो मौन वाचन गद्य शिक्षण में होता है और रचना शिक्षण में संवाद लेखन होता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ है। पद्य शिक्षण की रसास्वादन विधि वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन डी इसका सही है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं? आगमन विधि में। विशिष्ट उदाहरण, सामान्य नियम। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। प्रयोग विधि को और क्या कहा जाता है? आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उदाहरण विधि के नाम से। यानी आगमन विधि के 2 रूप है, प्रयोग और उदाहरण। अब निगमन विधि, इनसे जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि का सिद्धांत क्या है? सामान्य से विशेष। निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली को प्रयोग प्रणाली कहा जाता है, नहीं सिद्धांत प्रणाली कहेंगे इसको। निगमन सिद्धांत प्रणाली ऑप्शन ए आएगा। भी देर का लेकिन ये सही है। निगमन विधि में छात्र है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। अब प्रायोजना विधि से जुड़े हुए भी सवाल बनते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? प्रायोजना को। प्रोजेक्ट है वो यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है, ये कथन है बेलार्ड का कथन है। प्रायोजना विधि को औपचारिक रूप प्रदान करने वाले हैं किलपैट्रिक। प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसमें सही आएगा ये सारे आधारभूत सिद्धांत है। प्रायोजना विधि का कौन सा सोपान नहीं है? व्यवहारिकता कोई सोपान नहीं होता है। प्रायोजना विधि का गुण कौन सा नहीं है? स्वेच्छाचारिता, यह गुण नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि से जुड़े हुए सवाल बनते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अगला सवाल है जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन है इसका दूसरा नाम क्या है? इसमें बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन दूसरा नाम है। भारत में सर्वप्रथम जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है उसके प्रयोग का आरंभ हुआ था 1963 में। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है और अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की परिभाषा देने वाले हैं D.L. कुक। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में पदों का प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत अनिवार्य है। अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि यानी निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन। ही कालखंड योजना किस विधि विभाजन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समूह तक निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की परिभाषा है बाइनिंग एवं बाइनिंग की। ये विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते और अध्यापक को निरीक्षण और निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। तो ये परिभाषा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में क्लार्क और स्टार की। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट की योजना बनाया है? 60 मिनट की योजना बनाई है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? बोध स्तर को ध्यान में रखकर है। सूत्र विधि के बारे में सारे क्वेश्चन।
कौन सा कथन सत्य है सूत्र विधि के बारे में? ये सारे कथन सत्य है। रटने की प्रवृत्ति का विकास मनोवैज्ञानिक विधि उच्च स्तरीय कक्षों के लिए उपयोगी। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन और तर्कसंगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? सूत्र विधि में। व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि कौन सी? सूत्र विधि। वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है तो वह सूत्र विधि, ये निगमन विधि का एक रूप है। अब समवाय विधि या पाठ्यपुस्तक विधि, इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन। पहला सवाल है, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों, लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है पाठ्यपुस्तक विधि। रीट एल 2 2021 का ये सवाल। अगला सवाल है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली सुग्गा प्रणाली भी कहलाती है। रीट एल 2 2017। मतलब आपको बता दूं, ये लैंग्वेज जो सेकंड संस्कृत है उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट ये शिक्षण विधियाँ हैं। संस्कृत के भी यहाँ पे आपकी कवर हो रही है शिक्षण विधियाँ, तो दोनों लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होगी। किस विधि को पाठ्यपुस्तक विधि भी कहता है? समवाय विधि। वह विधि जिसमें पाठ्यपुस्तक को पढ़ाते समय व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है। समवाय या पाठ्यपुस्तक विधि को। किस विधि में अध्यापक स्वयं भाव भंगिमा द्वारा वाचन करता है, तत्पश्चात छात्रों को अपना अनुसरण करने के लिए कहता है? तो वो समवाय या पाठ्यपुस्तक विधि है। कौन सा समवाय विधि का गुण है? सारे गुण हैं। छात्रों को मिले जुले पाठ्यपुस्तक का ज्ञान कराती है, सामंजस्यकरण पर बल, बुनियादी शिक्षा पर बल। भाषा शासन विधि। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा शासन विधि में। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? भाषा शासन विधि रचना शिक्षण की नहीं है। भाषा शासन विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटना है। ऑप्शन सी, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। ये भाषा शासन विधि की विशेषता नहीं है। व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा शासन विधि में। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। ये कथन व्याकरण शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में है? भाषा शासन विधि के संदर्भ में। भाषा शासन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, यह असंगत है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की लाभदायक विधि है भाषा शासन विधि। वह विधि जिसमें भाषा के सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं भाषा शासन विधि में। कौन सी भाषा शासन विधि का गुण है? ये सारे गुण हैं। ज्ञान पर बल देना, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। भाषा शासन विधि का दोष है इनमें से व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होना। अनौपचारिक या जो सैनिक विधि है, इससे जुड़े हुए सवाल। सैनिक विधि का सूत्रपात है वो निम्न में से किस देश में हुआ है? अमेरिका में। कौन से सैनिक विधि की विशेषता है? ये सारी विशेषता हैं। वातावरण और परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। इसमें भाषा के चारों कौशलों का विकास होता है। स्वाभाविक संवादों और मौखिक कथनों द्वारा भाषा संगठन पर बल दिया जाता है। किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है? सैनिक विधि को। व्याख्यान विधि से जुड़े हुए क्वेश्चन। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है अध्यापक। कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि की विशेषता है, ये सारी विशेषता हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट होते हैं, छात्र की शब्दावली वृद्धि होती है, जीवन और आत्मकता हेतु है सर्वोत्तम। कौन सी व्याख्यान विधि का दोष है? ये सारे दोष हैं। सहभागिता नहीं होती, विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रदर्शन विधि, इससे बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? वो है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन सत्य है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा ये विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? साहित्य शिक्षण में उपयुक्त नहीं है। इकाई विधि बहुत अच्छा, ये भी इससे भी जुड़े सवाल आते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रिया कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, तो ये कथन है वो इकाई योजना से संबंधित है। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? चतुर्थ सोपान में। इकाई किसी विषय का बड़ा उपभाग होता है,
जिसमें कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। ये कथन संबंधित है, इकाई योजना से संबंधित कथन है। शिक्षण में इकाई संप्रदाय किसकी दान है? मॉरिसन की। इकाई विधि के प्रवर्तक हैं एसएससी मॉरिसन। इकाई विधि के सोपान, ये बहुत अच्छा सवाल है। इकाई विधि के सोपान है वो 5। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। तो इकाई विधि की परिभाषा देने वाले हैं मॉरिसन। इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की परिभाषा देने वाले हैं मॉरिसन। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? छात्र की अनुक्रिया पर। प्रत्यक्ष विधि से जुड़े हुए सवाल। किस विधि में बालक को वस्तु को प्रत्यक्ष में दिखाकर सिखाया जाता है? प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में। ऑप्शन बी आएगा इसका सही, सी ना होकर के बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि में बालक है वो अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह सुनना और बोलना। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ था। कौन सा प्रत्यक्ष विधि का गुण है? तो सारे गुण हैं। भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है ये। भाषाई कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना के पूरे अवसर विद्यार्थी को इसमें प्राप्त होते हैं। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि, शुद्ध लेखन की सबसे उत्तम विधि श्रुत लेखन अभ्यास विधि मानी जाती है। अनुलेखन का अभ्यास कराया जाता है सुलेख की आदत डालने हेतु। श्रुति लेख का उद्देश्य क्या है? यह सारे उद्देश्य वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना और सस्वर वाचन करना। श्रुति लेख प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए अशुद्धि को 10-10 बार लिखने को कहा जाए। छात्रों की प्रशंसा कर प्रोत्साहित करें। वाक्यों को उपयुक्त हिस्सों में तोड़कर ही बोला जाए। सारे कथन वो सत्य है। अब भाषा प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि अपेक्षाकृत वह साध्य मानी जाती है? भाषा शिक्षण यंत्र विधि। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है श्रवण कोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, दूरदर्शन प्रकोष्ठ होता है। भाषा प्रयोगशाला के भाग आपको ध्यान रखना है। परामर्शदाता कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, दूरदर्शन कक्ष होता है, श्रवण कक्ष वो नहीं होता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिंग्वा फ्रैंका। भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। ये कथन है एडविन पेकर का। कौन सा भाषा प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण है? ये सभी आवश्यक है। ध्वनि मुद्रण यंत्र, श्रवण प्रकोष्ठ, संगणक। भाषा प्रयोगशाला विधि की खूबी है, सारी खूबी है। छात्रों को समय का भी प्रेरणा मिलती है। शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। तत्काल अशुद्धि ठीक कर शुद्ध उच्चारण करने की सुविधा भाषा प्रयोगशाला में ही संभव है। अब दूरस्थ शिक्षण विधि से जुड़ा पहला सवाल। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है वो दूरस्थ शिक्षा विधि है। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्यगोष्ठी की जा सकती है? दूरस्थ शिक्षण विधि में। जब शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने ना होकर भी शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं तो वह शिक्षण पद्धति है दूरस्थ शिक्षण पद्धति। दूरस्थ शिक्षण विधि को इस नाम से भी जाना जाता है पत्राचार शिक्षा, टेली एजुकेशन, स्वतंत्र अध्ययन। अनुकरणात्मक विधि से जुड़ा पहला सवाल। निम्न विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है? अनुकरणात्मक विधि। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे? अनुकरण विधि कहेंगे। कौन सी विधि बालकों का उच्चारण सुधारने में उपयुक्त है? अनुकरणात्मक विधि। निम्न में से कौन सी विधि प्रारंभिक स्तर पर लेखन और उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है? वो है अनुकरणात्मक विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, यहाँ से सवाल बनते हैं। संस्कृत में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की किसने की थी? वो की थी ऑप्शन बी, जॉन बेसडो ने। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। किस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि। द्विभाषा पद्धति के प्रवर्तक है द्विभाषा पद्धति के CJ डॉटसन।
द्विभाषा पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन सत्य हैं। सामान्य विद्यालयों के सामान्य शिक्षकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। CIFEL हैदराबाद के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में भी द्विभाषी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। बातचीत और मौखिक अभ्यास द्वारा दूसरी भाषा सीखी जाती है। ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनि साम्य विधि से जुड़ा हुआ पहला सवाल, एक समान उच्चरित होने वाले शब्द निम्न में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? वो ध्वनि साम्य विधि में। एक अध्यापक कक्षा में एक साथ धर्म, कर्म, चरम, मर्म, शर्म आदि शब्दों को एक साथ सिखा रहा है, या किस शिक्षण विधि का उल्लेख किया जा रहा है? ध्वनि साम्य विधि का, यानी समान ध्वनि के शब्द बोले जाते हैं। कौन सी ध्वनि साम्य विधि की विशेषता है? प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने समान ध्वनि वाले शब्द रखे जाते हैं। इस विधि में शब्दों, वाक्य खंडों और वाक्यों की ध्वनियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि में अक्षर से आरंभ करते हैं और अक्षरों के जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनाते हैं। अगला सवाल, अगली विधि है रसास्वादन विधि। वह विधि जिसमें उचित स्वरघात, उपयुक्त गति, भावभंगिमा और लहजे का ध्यान रखा जाता है, वो कहलाती है रसास्वादन विधि। किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? रसास्वादन विधि का। कौन सी रसास्वादन विधि की विशेषता है? सारी विशेषताएं। इस विधि से विद्यार्थियों के विषय में रुचि उत्पन्न होती है, भावनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, कवि के अभिप्रेत भावों तक छात्रों को ले जाया जाता है। वाचन विधि, वाचिक अभिनव द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है कि कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के समान बोलना। शिक्षा सत्र में वाचन का तात्पर्य क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। वाचन के क्रम में कौन सा पहला आता है? आदर्श वाचन, जो शिक्षक द्वारा किया जाता है। वाचन का उद्देश्य है भाव ठीक ठीक समझने की क्षमता उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करना, ये सारे उद्देश्य है। शास्त्रीय विधि, पहला सवाल, शास्त्रीय विधि का आविष्कार करने वाले? मॉन्टेसरी। शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया था मॉन्टेसरी ने। वह विधि जिसमें वस्तु के संपर्क में बालकों को लाया जाता है और वस्तु के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं, वो शास्त्रीय विधि है। कौन सी विधि छोटी कक्षा में उपयुक्त है? शास्त्रीय विधि। व्यतिरेकी विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है व्यतिरेकी विधि। वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है व्यतिरेकी विधि में। निम्न में से कौन सी विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रयुक्त विधि है? व्यतिरेकी विधि। भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण के सर्वोत्तम विधि कहा है? व्यतिरेकी विधि को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने की संभावना बनती है। दल शिक्षण विधि, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया, अमेरिका में। इसका प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने और सुधारने की प्रेरणा देने वाली ये एक उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। यह परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? तो ये है वो है दल शिक्षण विधि के संबंध में। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन है, प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। दल शिक्षण प्रणाली के सोपान होते हैं, योजना है, व्यवस्था है, मूल्यांकन है, ये सभी दल शिक्षण विधि का दोष है। ये सभी दोष है आर्थिक भारतीय समन्वय करने में कठिनाई, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होता है। हर्बर्टी विधि और ये इंपॉर्टेंट विधि, यहाँ से जुड़े जरूर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हर्बर्टी विधि का एक दोष नहीं है, इनमें से दोष, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये गुण है। हर्बर्टी विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं, यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। हर्बर्ट उपागम के पद है वो 5। रीट L1 2018 का सवाल। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद कौन सा नहीं है? मूल्यांकन। भारतीय पाठ योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है, ब्रिटिश उपागम का। हर्बर्ट विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का प्रयुक्त क्रम है। सी सही है, यानी सबसे पहले इसमें आएगा प्रस्तावना। हर्बर्ट विधि में 5 प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर नियमीकरण। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। तो ये हर्बर्ट पंचपदी के सही क्रम है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। हर्बर्ट की पंचपदी का मुख्य पद है वो है प्रस्तुतिकरण, सबसे मुख्य पद है प्रस्तुतिकरण। एक अध्यापक कक्षा में पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न कर रहा है तो हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार वह किस चरण में है? प्रस्तावना में।
तो मित्रों ये भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं, प्रत्येक विधि के अलग से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। ये रीट L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज संस्कृत के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, यहाँ से सवाल ज़रूर आपको संस्कृत के भी कवर हुए हैं। तो कुल मिला के ये आपके 15 नंबर की जो शिक्षण विद्या संस्कृत और हिंदी दोनों में आती है, तो वो यहाँ आपको ज़रूर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, रिपीट होंगे सवाल ज़रूर। आगे अपना टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज वो होगा हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ। तो आज काफ़ी क्लास लंबी हो चुकी है। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।